हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए क्या कर रहा था कि निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा रहा था, जो कि निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई हैं। इसमें मैं आप सभी को सेमेस्टर के वाइज करवा रहा था, जिसमें से मैंने सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 और 2 मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मॉड्यूल 3 यहाँ पर देख सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पूछा गया है KAIZEN, इसका मीनिंग पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी आंसर भी दिया गया है, लेकिन आंसर दिए होने से ऐसा कुछ नहीं होता है। याद करने के लिए आप सभी को इसे समझना भी होगा कि ये आंसर आया कैसे, अदरवाइज़ आप इसे याद कीजिएगा और बार बार भूल जाइएगा। तो चलिए मैं आंसर को हल्का छिपा देता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका मीनिंग होती क्या है। देखिए यहाँ पर KAZEN, इसका मीनिंग होता है, ये एक जापानी शब्द है और जापान से लिया गया है, जिसमें इसमें 2 भागों में बांटा जाता है, KAI प्लस ZEN। इसमें से इसका मीनिंग होता है चेंज और इसका मीनिंग होता है गुड, मीन्स गुड चेंज, ऐसा चेंज जो आपके लिए गुड हो, तो आपके डेवलपमेंट के लिए गुड हो, जो कि आपके फ्यूचर को अच्छा करे, वैसा चेंज। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब जो क्या करे उसका मीनिंग हो गया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। गुड चेंज आपकी लाइफ में क्या करेगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि चूज द करेक्ट कॉन्टेस्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द ग्रुप डिस्कशन एक्सक्यूज़ मी आई वुड। यहाँ पे बोला गया है कि आपको इसमें बताना है कि ये किस चीज़ को शो करता है, एक्सक्यूज़ मी आई वुड। तो एक्सक्यूज़ मी, जब आप किसी को एक्सक्यूज़ मी कहते हैं इन अ कम्युनिकेशन, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो और उसे एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, तो आप क्या करते हैं, असल में उसे इंटरप्ट करते हैं, मतलब उसे अवरोध पैदा करते हैं, उसके बोलने को आप रोकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, इंटरप्टिंग। मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब वैसा कम्युनिकेशन जो इन्वॉल्व होता है, मतलब कि उसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। क्या कर रहा है, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है, एक दूसरे में बांट रहा है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स इज़ कॉल्ड। मतलब वैसा इन्फॉर्मेशन जो किसी बिना वर्ड के बोले ही क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आप लोग घर पर भी देखते होंगे, जब कभी आप रूठ जाते हैं तो आपका चेहरा अलग होता है, खुशी होने पे आपकी चेहरी अलग बन जाती है, गुस्सा होने पे आपका चेहरा अलग होता है। तो इस सारा क्या आपका कम्युनिकेशन ही तो है, जो आप चेहरे से क्या कर रहे, बिना एक भी वर्ड बोले आप अपने चेहरे से एक्सप्रेस कर रहे, सामने वाले को पता चल जाता है। तो वो क्या होता है, नॉन वर्बल, मीन्स जिसमें आप वर्बल वर्ड मीन्स आप किसी तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क, मतलब किसी खास वर्क के लिए आपका डेडिकेशन, पूरा आप उसमें लग जाना, वो किस चीज़ को आपका शो करता है। तो वो आपका शो करता है कमिटमेंट को, मीन्स आप उस चीज़ के प्रति कमिटमेंट शो करते हैं कि यस आई कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपेंशन ऑफ SMS इज़। SMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। SMS हम सभी लोग मोबाइल में कभी ना कभी SMS तो करते ही हैं। तो जो SMS करते हैं उस SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। मतलब वैसा मैसेज जो आप शॉर्ट में भेजते हैं उसे SMS कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कौन सा है, शॉर्ट मैसेज सर्विस आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और यहीं पर एक क्वेश्चन और होता है, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाता है SIM, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। हम सभी अपने मोबाइल में जिस सिम को लगाएं, अभी आपका डाटा जो चल रहा है किसी न किसी सिम से ही चल रहा होगा, तो वो जो सिम है उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो वो क्या होता है, एक सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी मॉड्यूल दिया गया है। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे वीडियो पर पहली बार आ चुके हैं तो आप सभी भी सिम के S की तरह क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फॉर स्मार्ट गोल S स्टैंड्स फॉर। मतलब स्मार्ट गोल के लिए S का मतलब क्या होता है। यहाँ पे स्मार्ट गोल में स्मार्ट आप एक वर्ड नहीं समझिए, इसे क्या समझिए, फुल फॉर्म SMART। आप इसे अलग अलग लिख लीजिए, SMART स्मार्ट। तो इसमें S का मतलब क्या है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो स्मार्ट गोल में पहले मैं आप लोगों को पूरा इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, SMART। तो S4 होता है स्पेसिफिक, M4 होता है मेजरेबल, A4 होता है अचीवेबल और R4 होता है रिलेवेंट और T4 होता है टाइम बाउंडेड। मतलब
S फॉर स्पेसिफिक मतलब किसी खास काम को। फिर M फॉर मेजरेबल, वैसा काम जिसे आप क्या कर सकें, मेज़र कर सकें, आप उसे माप सकें कि हाँ मैं इतने दिनों में कर सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई काम कर लें जो आप मेज़र ही नहीं कर सकते हैं। फिर अचीवेबल, A फॉर अचीवेबल मतलब जिसे आप पा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ कि मैं चाँद को पृथ्वी पर लाकर उसे रख दूँगा, तो मैं ये अचीव नहीं कर सकता हूँ, ये कभी नहीं कर सकता हूँ। चाँद को पृथ्वी पर लाना इम्पॉसिबल टाइप है। तो आप वैसा वर्क करें जो अचीवेबल हो। फिर R फॉर क्या हो गया, R फॉर रिलेवेंट, मतलब आपके गोल से जो रिलेटेड हो वैसा। फिर T फॉर टाइम बाउंडेड, आप अपने काम के लिए या अपने गोल के लिए एक टाइम का बाउंडेड मतलब एक टाइम बांध लें कि हाँ मैं ये 1 साल में करके दिखाऊंगा, ये मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। तो वो होता है स्मार्ट का फुल फॉर्म। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंडेड। तो यहाँ पे आपका S पूछा गया था, तो S क्या हो गया, ये ऑप्शन C हो गया। अगर आपसे इसे कोई भी पूछा जाता है MAR, तो आप सभी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गैस्ट्रो बीटिंग नेल सोज, मतलब कि आप अपने नाखून को अगर चबाते हैं या नाखून को अपने क्या करते हैं, काटते हैं। तो गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है पहले, तो गैस्ट्रो का मतलब होता है हाव भाव। वैसा हाव भाव जिसमें क्या करते हैं, आप अपने नाखून को काटते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने नाखून को दांतों के तले दबाते रहते हैं और काटते रहते हैं। तो वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है आपके कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी को। मतलब कि आप असहज महसूस कर रहे हो वहाँ पर, बहुत ज़्यादा असहज। समझ में आ रहा है इनसिक्योरिटी। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया गैस्ट्रो ब्रिक्स एंड इरिक्स वॉल्किंग सोज। फिर यहाँ गैस्ट्रो बोला गया मतलब हाव भाव कैसा हाव भाव, तो ब्रिक्स एंड इरिक्ट वॉल्किंग मतलब तेज़ी से चलना और रुकना, फिर तेज़ी चलना रुकना। ये कैसा आपका शो करता है, तो ये आपको शो करता है किस चीज़ को, ये आपको शो करता है कॉन्फिडेंस को। कि मीन्स अगर आपकी कॉन्फिडेंस होती है तो आप थोड़ा आपके मूवमेंट में भी क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अगर आप अननेसेसरी मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती है तो आप बहुत स्लोली चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है गैस्ट्रो ब्रिक्स एंड इरिक्स, मीन्स यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गोल्स आर कैटेगराइज्ड इन, मतलब आपके जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होती हैं, वो कितने तरीके से कैटेगराइज होती है, मीन्स उन्हें कितने तरीके में बांटे गया होता है। तो गोल्स को जनरली 2 तरीकों में ही बांटा गया है, ज़्यादा नहीं, बस 2 तरीकों में, जो कि होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। मतलब ये ऑप्शन आपका राइट, डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए डी ऑप्शन सही कैसे हुआ। गोल जो होता है वो 2 तरीके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा सा लक्ष्य, आप छोटा सा लक्ष्य पाया कि मुझे आज अभी मार्केट से 10 बजे जाना है और जाकर सब्जी लेकर वापस आना है। ये आपका एक छोटा सा गोल है कि आपको 10 बजे जाना है और आपको 10:30 बजे तक मैक्सिमम चले आना है। तो ये आपका छोटा सा गोल हो गया। और आपने लॉन्ग टर्म गोल चुना कि मुझे IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है, यहाँ पे IAS, कि मुझे IAS का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये आपने लॉन्ग टर्म गोल चुना कि मुझे क्या करना है, IAS का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैंने इसके लिए रोज़ पढ़ूंगा, बहुत दिन तक पढ़ूंगा। ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। चलिए गोल्स आर क्लासिफाइड इनटू, अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, मतलब अगर आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जो आपका शरीर का हाव भाव होगा, आपका जो शरीर का आपका होता है, वो किस चीज़ को आपको शो करता है, बॉडी लैंग्वेज। तो वो कितना % आपको अकाउंट शो करता है कॉन्फिडेंस को, तो वो आपके 55% कॉन्फिडेंस को, मतलब सामने वाले को उतना % वो आपको क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है अपनी तरफ, आपको सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है इंट्रिक्स मोटिवेशन इज, मतलब देखिए मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं। जो मोटिवेशन होते हैं वो मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं। मोटिवेशन 2 तरह के, एक आंतरिक और एक बाहरी। वैसा मोटिवेशन जो हमें अंदर से महसूस होता है वो हमें आंतरिक कहते हैं, जो बाहर से महसूस होता है उसे हम लोग बाहरी कहते हैं। अब आंतरिक, जैसे कि आपने अपने माता पिता को देखा काम करते हुए, तो आपको एक मोटिवेशन आया कि दैट आई हैव टू join a job and I will work very hard for my family, मतलब कि आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप क्या करें, किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुन लिए थोड़ा देर के लिए, या किसी से थोड़ा सा इंप्रेस हो गए और फिर आप बैठ गए पढ़ने के लिए, तो वो होगा बाहरी मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन बहुत कम समय के लिए चलता है और आंतरिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा समय के लिए। तो यहाँ पूछा गया एंट्रिक मोटिवेशन इज़, मतलब अंदर से आने वाला मोटिवेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है बी, मीन्स लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। बाहरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, बहुत छोटे समय के लिए चलता है।
चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया लिस्निंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट। आप रेलवे या फिर फ्लाइट के अनाउंसमेंट को सुनते हैं तो टीचर लेक्चर्स कम्स अंडर, तो उस तरह के लेक्चर्स किस तरह के अंदर आते हैं, तो वो आपका आता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है व्यापक सुनवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर, मतलब वैसा सॉन्ग जो आप अपनी खुद के लिए सुनते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मतलब आप खुद के आनंद के लिए सुनते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव लिसनिंग। मतलब ऐसा लिसनिंग जो क्या करे, आपको सराहनीय हो, आपको सहराता हो, मतलब कि आपका क्या कहें एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला। मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, मोटिवेशन को बांटा गया है, तो मोटिवेशन को अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था, मोटिवेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक और एक बाहरी, मतलब एक इंटरनल और एक एग्जिट मतलब एक्सटर्नल। यहाँ पे देखिए दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल या इंटरेक्शन। नॉइज़, यहाँ पे देखिए बोला गया नॉइज़ मतलब शोरगुल या हल्ला। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल मतलब जो बाहर से दिखता है हमें, लाइक जैसे कि हॉटनेस और कोल्डनेस, जैसा पढ़ने बैठते हैं अगर हल्ला हो रहा हो या फिर आपको बहुत गर्मी लग रही हो, बहुत ठंड लग रही हो, तो क्या आपको पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो पूछ रहा है कि ये किस तरह के डिस्कम्फर्ट हैं, तो ये सारे जो है ना, ये सारे इन क्या है आपके, यहाँ देखिए पूरा दिखाने के लिए ऊपर कर दिया मैंने, इन्वायरमेंटल बैरियर है, मतलब ये आपके इन्वायरमेंट होता है जो आपका बैरियर मतलब एक बाधा के रूप में आपको बना कर देता है कि आप उस काम को ना करें। फॉर एग्जांपल आपकी पढ़ाई कर रहे हो तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राइज एंड फॉल ऑफ पिच वॉइस आर कॉल्ड, मतलब आपकी पिच वॉइस की, किसी की आवाज़ सुनते होंगे तो बहुत तेज़ बोलता है, किसी की आवाज़ सुनिएगा बहुत धीमा बोलता है, तो ये पिच जो होती है वॉल्यूम की, वो जो राइज और अप होती है मतलब बढ़ती और घटती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए बी में इंटोनेशन। इसका हिंदी, इसका अर्थ ही होता है राइज एंड पिच ऑफ वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बोला गया है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब कि बचपन से ही हमें जो मम्मी पापा हमारे सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ह्यूमन के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नैतिक, मतलब हमारे माता पिता हमें नैतिक रूप से अच्छे से सिखा कर बड़ा करते हैं, तो वो यहाँ पर देखिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एथिक। एथिक का अर्थ ही होता है नैतिक, तो वो क्या है, नैतिक हमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ प्लेइंग रोल, मतलब आप किसी रोल को प्ले करते हैं, समझ लीजिए आप क्या किसी गेम में या फिर किसी एक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, आप वहाँ पे एक रोल को प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ उसका बैकवर्ड क्या होगा, मतलब उसकी कमी क्या होगी, आपको उससे क्या कमी मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कि आपको उससे क्या सीखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए तो पहले ऑप्शन में दिया गया बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डेवलप लिसनिंग स्किल, मतलब सुनने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। फिर बोला गया डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो आपके अंदर क्या कमी आएगी, तो डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, आप किसी प्ले में मतलब किसी रोल में प्ले करते हैं तो आपको वो क्या करता है कि आपको रियल सिचुएशन नहीं प्रोवाइड करता। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत फेमस पबजी लोग अक्सर खेलते रहते हैं, तो पबजी में क्या होता है कि पबजी आप खेलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का तो जानकारी होती है, लेकिन वो आपको रियल सिचुएशन में प्रोवाइड नहीं कर पाती है, मतलब आपको असलियत नहीं देती है। वो आप वो क्या करते हैं, मोबाइल पर खेलते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया व्हाट शुड कम्स नेक्स्ट आफ्टर, मतलब कि आपका क्या बाद में आएगा, किस चीज़ के बाद में आएगा, तो सिलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मतलब आप प्रश्न को या क्वेश्चन को आपने सिलेक्ट कर लिया है, उसको सॉल्व करना, उससे पहले उसके बाद क्या आएगा, किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, मतलब उसका सॉल्यूशन पर वर्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपुल, मतलब लोगों को मोटिवेट करने में आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको क्या करता है, मदद करता है लोगों को मोटिवेट करने में। लोग कोई भी लोग हों उनको मोटिवेट करने में कौन सा चीज़ होता है जो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो लैक ऑफ नर्वसनेस जो होता है वो अगर कम होगी, लैक ऑफ मतलब कम होगी, तो क्या होंगे, मोटिवेट ज़्यादा होंगे। देखिए लैक ऑफ फोकस मतलब अगर फोकस कम होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन, तो लैक ऑफ नर्वसनेस अगर कम होगी तो मोटिवेट पीपल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विच वन इज़ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि जैसे ऊपर में स्मार्ट था ना, स्मार्ट का फुल फॉर्म, वैसे ही 3P का
समझिए फुल फॉर्म क्या होता है। तो 3P का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस। तो पब्लिक स्पीकिंग, जब आप किसी पब्लिक में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, पहले प्रिपरेशन करना होगा, फिर प्रिपेयर, पार्टिसिपेट, पार्टिस एंड परफॉर्म। तो आपको वो 3P में क्या करना होगा, पहले आपको ऑप्शन बी प्रिपेयर करना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, फिर परफॉर्मेंस। फिर मान लीजिए आपको कहीं पर बुलाया गया है, क्या कीजिए, आप आइए और आप मंच पर खड़े होकर क्या कीजिए, थोड़ा सा कुछ वर्ड बोलिए। तो आप उस कुछ वर्ड को बोलने के लिए आप क्या करते हैं, पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में आप उसका प्रैक्टिस करते हैं, देन आप परफॉर्म करते हैं। तो वही है 3P। जैसे कि हमारे लीडर्स भी क्या करते हैं, किसी स्पीच देने आते हैं पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक जगह पर, तो पहले उस स्पीच को प्रिपेयर करके आते हैं। देखते होंगे उनके आगे में क्या रखा जाता है, डेस्क पे कागज़ रखा जाता है जिसे वो पढ़ते चले जाते हैं। तो प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं उसका, फिर परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच वन इज़ अ डज फॉर इंटरव्यू क्वांटिटीज़। इंटरव्यू एटिकेट में क्या आपको करना चाहिए, इंटरव्यू एटिकेट में विच वन इज डज मतलब आपको करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो क्लैम अप्रोच मतलब अपने अप्रोच को क्लैम्प कर लें, मतलब पकड़ लें आप। नेक्स्ट विच वन इज़ अ डोंट मतलब नहीं करना चाहिए इंटरव्यू एटिकेट में। एटिकेट में आप क्या नहीं, मतलब इंटरव्यू के एटिकेट में, एटिकेट मीन्स होता है शिष्टाचार, मतलब आपको इंटरव्यू के दरमियान कौन सा शिष्टाचार का नहीं पालन करना चाहिए। तो देखिए, तो लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट अ जॉब, मतलब अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी जो आपके अंदर स्किल्स है उन सब के बारे में आप झूठ बोलें ताकि आपको जॉब मिल सके। ये आपको नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपको बाद में आगे जाकर फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज़ द बैरियर टू स्पीकिंग, मतलब जब आप बात करते हैं तो वो बैरियर मतलब बाधा के रूप में कौन आता है आपके बात करने के दरमियान। तो आपके बात करने के दरमियान आपके बाधा के रूप में आता है आपका नर्वसनेस, मतलब आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि यस आई कैन नॉट टॉक विथ हिम, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो वो नर्वसनेस आपको क्या करता है, बात करने से रोकता है। विच वन इज़ डज इन इंटरव्यू एटिकेट्स मतलब कि आपको इंटरव्यू एटिकेट्स में क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में कौन सा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो क्या बोला गया है, देखिए बी कॉन्फिडेंट, आपको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ड्रेस टू कैजुअली मतलब आप कैजुअली ड्रेस पहनकर चले जाएंगे जो घर पे पहनते हैं वो, या लाई अबाउट योर, ये तो नहीं करना चाहिए। टू एक्सेसिव इन गेस्ट्रीज, चलिए आपको सीधा आंसर पता चल चुका है, राइट आंसर सी है आपका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑप्शन सी क्या, बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट विच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन मतलब किसी बातचीत को करने के दरमियान कौन सा अच्छा कम्युनिकेशन होगा। तो आप किसी से बातचीत कीजिएगा तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखिए कि आपका मैसेज वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट होना चाहिए। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि सीधी बात बोलना, वही है कि मैसेज इज़ वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट, ना कि उसे जिलेबी की तरह घुमाकर और मुहावरे का प्रयोग करके हम लोग बोलें। विच वन इज़ एन ईमेल एटिकेट्स मतलब आप कभी ईमेल लिखते हैं तो ईमेल एटिकेट मतलब ईमेल लिखने के दरमियान आपका कौन सा शिष्टाचार आपको पालन करना चाहिए। तो ईमेल में भी वही है, क्या करना चाहिए आपको, जनरली कीप ईमेल शॉर्ट, अपने ईमेल को जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखें, मतलब डायरेक्ट बात करें। क्यों, क्योंकि कोई भी ज़्यादा लंबा ईमेल पढ़ना नहीं चाहता है। विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन मीन्स कौन सा ऐसा है जो गुड कम्युनिकेशन को शो करता है, बातचीत को, अच्छे बातचीत को। तो आंसर दिया गया है यहाँ पर बी क्या होता है, सेंडर इज़ पॉजिटिव टूवर्ड रिसीवर मतलब जो प्रवक्ता है, जो बोलने वाला है, वो क्या हो, जो जिसके बारे में बोल रहा है उसके प्रति सकारात्मक बातें बोले, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखकर, ऐसा ना कि उल्टा फुल्टा कुछ भी गलत। विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे बोला गया कि वैसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो पुअर कम्युनिकेशन मतलब कि नीचे, मतलब बहुत ही ख़राब तरह का कम्युनिकेशन को शो करता है, उसकी बात करने का ढंग ठीक ना हो। तो कौन सा होगा, आंसर दिया गया है ए, मैसेज इज़ एम्बिगियस। एम्बिगियस क्या होता है, एम्बिगियस मीन्स होता है अस्पष्ट, वैसा मैसेज जो अस्पष्ट हो। फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया क्या कि मैं दिल्ली के लिए 9 2 11 हो रहा हूँ। अब ये क्या अस्पष्ट है कि मैं दिल्ली के लिए 9 2 11 हो रहा हूँ, सामने वाले को पता ना हो तो वो सोच में पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैसेज क्लियर देना चाहिए हमेशा। विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स होता है मौखिक कम्युनिकेशन मतलब मुंह से बोले जाने वाली कम्युनिकेशन का कौन सा इसमें से बेनिफिट नहीं है। तो मुंह से बोली जाने वाली कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी क्विक, ये बहुत ही तेज़ होती है, मतलब बोलिए सुन लिया सामने वाले ने, इट इज़ डायरेक्ट, ये सामने बोला जाता है। फीडबैक इज इमीडिएटली मतलब आप बोलिए और सामने वाला आपको उसको फीडबैक तुरंत दे सकता है। लेकिन इसका बोल रहा है कि इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया। इट इज़ नॉट फॉर रिकॉर्ड मतलब ये रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है। रिकॉर्ड के लिए ज़्यादातर लेटर्स को रखे जाते हैं, डिस्क या फिर कैसेट, इन सब को रखा जाता है, वीडियो को रखा जाता है कम्युनिकेशन का।
जो इतिहास में बाद में दोबारा कोई देख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। अब यहाँ देखिए ट्रिपल ए एंड अगेन ए, इसका मीनिंग क्या होता है ये पूछ दिया गया। समझिए एक तरह से, बाद में अगर आपसे पूछ दिया कि ट्रिपल ए का मीनिंग क्या है, पहले यहाँ पे देखिए नॉट, तो नॉट में हमारा आंसर दिया गया ए, तो ए तो नहीं होगा, तो ए को हम लोग हटा देते हैं। ए तो आंसर हो गया हमारा वैसे, मतलब ट्रिपल ए का आंसर तो ये हो गया कि नहीं होता है। लेकिन अगर पूछते ट्रिपल ए का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रिपल ए का एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट, ये तीनों ट्रिपल ए में होते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन गए। विच वन इज़ नॉट एन आर्टिकल, यहाँ पे पूछा गया आर्टिकल कौन सा नहीं है। ए, एन और द तीनों आर्टिकल हैं, तो हमारा इन जो आर्टिकल नहीं है, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखिए हम लोगों ने पीछे भी 3P को सॉल्व किया था, जो हमने बताया था कि नेता जो भी लीडर आते हैं वो भाषण देने से पहले 3P का सोल्यूशन करके आते हैं। तो देखिए 3P में कौन सा नहीं है, पहले 3P में कौन कौन सा था, तो 3P में था प्रिपेयर, मतलब वो पहले से अपने स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर सी नहीं है, मतलब राइट आंसर जो पूछा गया नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, मतलब कि आपका सक्सेस को अचीव करने के लिए इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो डी अनइथिकल वर्क, अनइथिकल मतलब अनैतिक कार्य करना, अनैतिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। किस लिए, तो सक्सेस को पाने के लिए, मतलब तरक्की पाने के लिए। विच वन इज़ नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको कौन सा ऐसा आउटकम, मतलब कि उसके बदले में रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि ये समझिए एक अच्छे सेंस में कि आपको सभी आउटकम्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा आउटपुट है या फिर आउटकम है जो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, नॉट, तो वो हो जाएगा बोर्डम, मतलब कि बोर होना। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप बोर जल्दी नहीं होइएगा। फॉर एग्जांपल आप सेना में देखिए, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो ज़्यादातर बोर नहीं होते हैं। अगर कभी बोर होने लगे तो उन्हें किसी न किसी तरह के गेम्स में ये सब वो सब खेलते रहते हैं या किसी रोल में प्ले करते रहते हैं वो सब हमेशा। चलिए हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, बोल रहा है कि ऐसा कौन सा लेटेस्ट भी है, इफेक्टिव भी है और मॉडर्न कम्युनिकेशन का है, मीन्स है, साधन है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल का देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म होता है ई, इलेक्ट्रॉनिक का ई और मेल का मेल MAIL। अब क्या हो गया ये ईमेल, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ देखिए हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन सी था। क्या है ये, इफेक्टिव भी है, लेटेस्ट भी है और मॉडर्न भी कम्युनिकेशन का तरीका है ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये मॉड्यूल 3 आपका खत्म हो चुका है। तो यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो क्या करें, आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और आपके अगर आसपास में कोई ITI का स्टूडेंट हो तो उन्हें भी आप इस चीज़ को प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। शुक्रिया फ्रेंड्स।